हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 31 टॉप में और 31 टॉप में के जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेंगे सभी को डिटेल में जानेंगे। टोटल 18 न्यूज़ को कवर किया है, इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे, इनसे रिलेटेड जो पिछले दिनों में न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये ओवरऑल आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। एक भी सेशन मिस मत कीजिए। आपके आने वाले हर बैंकिंग एग्जाम में आपको 80% मोर देन 80% कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको अगर इस इन क्लासेस की PDF चाहिए वीकली, मंथली, डेली किसी भी प्रकार की, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ID भी दी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं या जस्ट सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको वह चैनल मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, इन द फर्स्ट एवर हिमालयन बर्ड काउंट उत्तराखंड हैज़ टॉप द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज। देखिए, इन छोटी छोटी बातें क्या, इन शॉर्ट बातों में हम समझते हैं इसको। हिमालयन बर्ड काउंट एक रिपोर्ट आई है। हिमालयन बर्ड काउंट ने क्या किया है कि जो हिमालय जो कवर होता है इंडिया, भूटान और नेपाल में, इस हिमालय में जितनी भी बर्ड्स की स्पेसीज है उनको काउंट किया है। कितनी स्पेसीज पाई जाती है तो पता लगा कि 607 स्पेसीज इसमें पाई गई हिमालय में टोटल। और इसने रिपोर्ट ने यह कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा स्पेसीज पाई जाती है हिमालय में, और वह कितनी है 293 स्पेसीज उत्तराखंड में पाई जाती है। ये बताया हिमालय बर्ड काउंट ने। तो इतना आप याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हिमालय बर्ड काउंट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा स्पेसीज किस राज्य में पाई जाती है भारत के, तो आंसर बनेगा उत्तराखंड। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जो कितना नंबर है 192। टोटल कितनी है 607। सिर्फ बस आपको ये याद रखना है, बाकी ये नाम तो आपको याद रखना ही है। रिपोर्ट का नाम क्या है, हिमालयन बर्ड काउंट। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 48% ऑफ द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है 48% वह विलुप्त होने के कगार पर है, यानी विलुप्त होती हुई जा रही है। टोटल जितनी भी स्पीसीज है उसकी 48%, ये इस रिपोर्ट ने कहा है। और रिपोर्ट रिलीज किसने करी है ये रिपोर्ट, तो नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि UK बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, तो ये भी आप याद रखिए। और जो भारत के बर्डमैन किसे कहा जाता है, भारत के बर्डमैन, तो याद रखिए डॉक्टर सलीम अली को भारत के बर्डमैन कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सेला टनल प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज इन न्यूज़ एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड या कंप्लीटेड बाई द एंड ऑफ 2022 तक सेला टनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये रिसेंटली कहाँ था, न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में था सेला टनल प्रोजेक्ट, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसे बना कौन रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इसे बना रहा है। और कहाँ बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है BRO के द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और नाम क्या है, सेला टनल प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली RBI ग्रेड B एग्जाम में पूछा गया कि एक पास था, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, और उसकी हाइट पूछी गई कि वह कितनी हाइट पर, सी लेवल से कितनी हाइट पर वह स्थित है। तो आपको हाइट्स भी याद रखनी है। तो ये सेला टनल कितनी हाइट्स पर है, 13,000 फीट ऊंचाई पर है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है सेला टनल। और सेला टनल है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। इतना आप याद रखिए। ये मैप में देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर चाइना आ गया, और ये भूटान आ गया, ये आसाम आ गया, यहाँ आ गया अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे जो अरुणाचल प्रदेश का जो ये वेस्ट पार्ट है, ये जो गोला वाला वेस्ट पार्ट है, यहीं पर है सेला टनल, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल जो चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल को कनेक्ट करता है। यहाँ ये जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कनेक्ट करता है। तो इतना याद रखिए। और इस टनल की जो लेंथ है वह है 980 मीटर लंबा है ये टनल, और इसे BRO बनाने जा रहा है। इतना आप याद रखिए। रिसेंटली एक टनल न्यूज़ में था जिसका नाम है अटल टनल। और अटल टनल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के भी किस डिस्ट्रिक्ट में, रोहतंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अटल टनल। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली एक अवार्ड दिए गए जिसका नाम है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड किसे दिया गया? अटल टनल को दिया गया बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और ये अवार्ड किसको दिया गया? अटल टनल को। और अटल टनल के लिए किसे दिया गया? ये दिया गया बीआरओ के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है राजीव चौधरी को। ये इनके हाथों ये अवार्ड दिया गया है, इतना आप याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल बनती है, ईटानगर इसकी कैपिटल है। और पेमा खांडू यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। WHO ने राजस्थान के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों पार्टनरशिप की है? टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स। हेल्थ अकाउंट्स क्या होता है? देखिए सिंपल भाषा में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पैसा स्पेंड करती है हेल्थ पर, लगभग 7% ऑफ द बजट, जितना बजट होता है उसका लगभग 7% हेल्थ पर खर्च करती है। बस गवर्नमेंट और राजस्थान के पास इतना डेटा है कि 7% खर्च करती है, और भी कुछ डेटा होगा, लेकिन इनके पास प्रॉपर डेटा नहीं है कि कितना पैसा किस बीमारी पे खर्च हो रहा है, कितना पैसा क्या इस बीमारी पे खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या रूरल एरियाज़ में जो मेन फोकस होना चाहिए उस पर है या नहीं, कितना पैसा अलॉट होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें गवर्नमेंट और राजस्थान के पास कंप्लीट अवेलेबल नहीं थी। अब इनको ये अवेलेबल कराने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आगे आया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, और ये पहला स्टेट बन गया है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ डेटा प्रोवाइड करेगा, जिसे बोला गया हेल्थ अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। बस इतना आप समझ लीजिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और यहाँ के कलराज मिश्र गवर्नर है, और अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। रिसेंटली एक मैक्रोन की रिपोर्ट आई थी, मैक्रोम जो कि मैरकॉम, दिस इज़ नॉट मैक्रोम, दिस इज़ मैरकॉम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी। मैरकॉम एक यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसकी रिपोर्ट का नाम है इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर रिपोर्ट, जिसमें बताया कि राजस्थान 10 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर चुका है। 10 गीगावाट सोलर, राजस्थान एक अकेला मात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट सोलर इंस्टॉल किया है। पूरे इंडिया ने 10 गीगावाट इंस्टॉल किया था 2021 में, और इसमें भी राजस्थान ने 4.5 गीगावाट इंस्टॉल किया था 2021 में। 2021 में राजस्थान ने 4.5 गीगावाट इंस्टॉल किया था, और ओवर टोटल कंप्लीट सोलर पूरी लाइफ टाइम जितने भी जब से बनाना शुरू किया और अब तक कितने हो गए? टोटल 10 गीगावाट, मोर देन 10.5 गीगावाट हो चुका है। ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है कोटा राजस्थान, हैज़ लॉन्च्ड सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित मीन्स न्यूट्रिशियस माँ मदर अभियान कैंपेन। तो न्यूट्रिशियस मदर कैंपेन, या हिंदी में कहे तो सुपोषित माँ अभियान किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे लॉन्च किया है। और कहाँ लॉन्च किया है? अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोटा राजस्थान। कोटा के राजस्थान में इसे लॉन्च किया है। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करवाना। न्यूट्रिशन किट किन्हें प्रोवाइड करवाना? प्रेग्नेंट वुमेंस को। और इसके लिए 3000 वुमेंस को सिलेक्ट किया गया है। उनको न केवल न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगे, उन्हें मंथली हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह है इसका सेकंड फेज। और फर्स्ट फेज में 1000 वुमेंस को कवर किया गया था, और सेकंड फेज में 3000 वुमेंस को कवर किया जा रहा है। सुपोषित माँ अभियान, इतना आप याद रख लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न ये आएगा कि सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर बनना चाहिए ओम बिरला के द्वारा। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोटा राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल इज इंटीग्रेटिंग विद वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। दो चीज़ें हैं, ई श्रम पोर्टल, और दूसरी चीज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल क्या है? ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जिसका मकसद है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एक साथ एक जगह डेटाबेस में लेकर आना, और उनको एक एक कार्ड प्रोवाइड कराना। और उस कार्ड का नाम है ई श्रम पोर्टल या ई श्रम कार्ड, या हम हिंदी में बात करें तो उसका नाम है मजदूर कार्ड। और मजदूर कार्ड प्रोवाइड कराने का रीज़न ये है कि अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर कोई स्कीम चलाती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उन्हें आसानी होगी, उनके पास डेटा अवेलेबल होगा। अगर उन्हें कोई मॉनेटरी हेल्प दी जाएगी तो डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट करा दिए जाएंगे। तो ये है ई श्रम पोर्टल, और इसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के साथ जोड़ा जा रहा है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या? देखिए, इस स्कीम का मकसद है कि जितने भी जो जैसे एक बिहार में कोई
एम्प्लॉय है वह दूसरे राज्य में जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में जा रहा है कमाने के लिए, और उत्तर प्रदेश में कमाने के लिए जा रहा है, लेकिन बिहार में उसे राशन मिला करता था, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसे राशन मिल जाएगा? तो ये पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अब ये राशन आप किसी भी इंडिया के किसी भी राज्य में अगर आप हो तो आपको ये राशन मिल जाएगा। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, और इसको जोड़ा जा रहा है ई श्रम पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये जो राशन है, इस राशन की बात करें तो इस राशन को जो प्रोवाइड कराई जाती है, इस प्रोवाइड कराने वाली अथॉरिटी का नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, यानी इसके अंतर्गत राशन प्रोवाइड कराया जाता है। और NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2 कैटेगरी जाती है, AAY और PHH। AAY के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, अंत्योदय अन्न योजना, और PHH का मतलब होता है प्राइवेटी हाउस होल्ड्स। अंत्योदय अन्न योजना में उन लोगों को कवर किया जाता है जो बिल्कुल BPL से भी नीचे आते हैं, यानी बिल्कुल पुअरेस्ट पीपल जो फैमिली है उनको कवर किया जाता है अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। और इसमें कितने परिवार को कवर किया गया है? 1 करोड़ परिवार को इसमें कवर किया गया है। अब इस अंत्योदय अन्न योजना में हर कैंडिडेट को, हर फैमिली मेंबर को 35 kg राशन दिया जाता है, और 35 kg पर मंथ राशन दिया जाता है हर कैंडिडेट को। लेकिन PHH में, जो कि बिल्कुल BPL कैटेगरी में आते हैं लेकिन बिलो द BPL कैटेगरी नहीं आते हैं, इनको 5 kg राशन दिया जाता है पर मंथ। ये दोनों डेटा आप याद रखिए। साथ में भी याद रखिए कि राइस की प्राइस राशन में अभी 3 रुपीज़ पर kg है, और व्हीट की प्राइस है 2 रुपीज़ पर kg है। ये आप याद रखिए। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन शॉर्ट AICTE अलाउज इंस्टीट्यूशंस टू सेट असाइड 2 more सीट्स अंडर द गिफ्टेड चाइल्ड कैटेगरी इन द एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, सबसे पहले समझिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। अब इसने एक रिसेंटली क्या नोटिस जारी किया है, इसने ये कहा है कि जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं ना, वो 2 सीट अलग 2 सीट और ऐड करेंगे। किन लोगों के लिए? गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उन लोगों के लिए 2 more सीट्स क्रिएट की जाएगी। अब आप कहेंगे कि गिफ्टेड चाइल्ड है, ऑलरेडी वो टैलेंटेड है, फिर उनके लिए अलग से 2 सीट्स क्यों क्रिएट की जा रही है, क्यों उनकी एक नई कैटेगरी बनाई जा रही है? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। गिफ्टेड चाइल्ड किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में टैलेंटेड होते हैं, हो सकता है वह किसी दूसरी सब्जेक्ट में वीक होते हैं और वह उस वजह से फेल हो जाते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाने के कारण, किसी एंट्रेंस एग्जाम में वह फेल हो जाते हैं। तो बच्चा तो टैलेंटेड है, लेकिन वह फिर भी वह एंट्रेंस एग्जाम में जाए और वो एंट्रेंस एग्जाम फाइट करे जस्ट बिकॉज कि वह दूसरे सब्जेक्ट में टैलेंटेड है, क्योंकि ये गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और उसकी वजह से गिफ्टेड चाइल्ड जो ऑलरेडी टैलेंटेड है वह एंट्रेंस एग्जाम से बाहर निकल जाते हैं। तो उनके लिए 2 सीट्स हर इंस्टीट्यूशन में रखी गई है, और ये उनकी सेपरेट कैटेगरी है, यानी गिफ्टेड चाइल्ड बच्चों के लिए 2 more कैटेगरीज बनाई गई है। तो इतना आप याद रखिए। और गिफ्टेड चाइल्ड का क्या मतलब होता है? ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक डिफाइंड कैटेगरी है। हमको इसे डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडियाज़ का समझ लेते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड वो होते हैं जो किसी न किसी नेशनल लेवल एजुकेशन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हुए हों और उन्होंने वह विजेता उसमें हासिल की हो, और या फिर उन्होंने किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन डेवलप किया हो या किसी प्रकार की यूनिक चीज़ की हो जो कि हर एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं कर सकता, और वो एक रिकग्नाइज्ड किसी इंस्टीट्यूशन से करी हुई होनी चाहिए, या फिर किसी प्रकार की कोई रिसर्च पब्लिश की हो, किसी प्रकार का पब्लिकेशन जारी किया हो। अगर इस प्रकार की कोई कैटेगरी में आता है कोई बच्चा, तो वह होता है गिफ्टेड चाइल्ड, और उन्हीं के लिए 2 or more सीट्स क्रिएट की गई है, एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, और ये अनाउंस किसने किया? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। तो इतना आप याद रखिए, कितनी सीट्स? 2 सीट्स बढ़ाई गई है गिफ्टेड बच्चों के लिए। अगली न्यूज है, रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड मालवीय मिशन। मालवीय मिशन क्या होता है? देखिए, मालवीय मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, एक सिस्टम है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली बनाई गई है ना, उसके तहत जो टीचर्स को है वह ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। इस पर्पज़ के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग टीचर्स एंड फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। इसी के लिए मालवीय मिशन लॉन्च किया गया है, और ये मालवीय जो नाम है वो किसके नाम पर लिया गया है? पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर लिया गया है, जो एक फेमस, एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट थे और ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, और
उन्हीं के नाम पर लिया गया मालवीय नाम और मालवीय मिशन लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मालवीय मिशन किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आंसर बनेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया। अगर मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और इनको महात्मा गांधी ने महामन की उपाधि दी थी। महामन की उपाधि इनको दी गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किन्हें? पंडित मदन मोहन मालवीय। और इन्हीं के मालवीय के नाम पर मालवीय मिशन लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड फैकल्टीज। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, हेड किया जाता है पीयूष गोयल के द्वारा, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इनके द्वारा हेड की जाती है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडियन। क्या कॉटन है उसकी क्या अपेक्स बॉडी है? यस, ये अपेक्स बॉडी क्रिएट की गई है। क्या इससे पहले कोई अपेक्स बॉडी नहीं थी कॉटन की? बिल्कुल थी, जिसका नाम था कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, एक इंस्टीट्यूशन है। और एक और नई क्रिएट की गई जिसका नाम है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो फिर आंसर बनना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। दूसरा प्रश्न, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई तो गई है, लेकिन इसे हेड कौन करेंगे, इसके चेयरमैन कौन बनेंगे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, जिनका नाम है सुरेश भाई कोटक, या इन शॉर्ट सुरेश कोटक इनका नाम है। सुरेश कोटक इनका नाम है। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम क्या है? सुरेश कोटक। जो नई बनाई हुई एक काउंसिल है और जिसे हेड करेंगे सुरेश कोटक, ये नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है। और गुजरात में क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि गुजरात में ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कॉटन ब्लैक सॉइल पे ही प्रोड्यूस होता है। और ब्लैक सॉइल को किस नाम से भी जाना जाता है? रगूर के नाम से भी जाना जाता है। रगूर के नाम से भी जाना जाता है ब्लैक सॉइल को, ये भी आप याद रखिए। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन। लगभग पूरे वर्ल्ड का 37% कॉटन इंडिया प्रोड्यूस करता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अपना एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाया था, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीएम मित्रा पार्क स्कीम। मित्रा पार्क स्कीम के तहत कितने पार्क्स बनाए जाएंगे? मित्रा पार्क स्कीम के तहत तो टोटल 7 पार्क्स बनाए जाएंगे। कितने मेगा पार्क्स? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विल बिल्ड 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश टू यूटिलाइज वाटर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जितनी भी वाटर बॉडीज आती है, उन वाटर बॉडीज पर 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। किसके द्वारा? एनएचपीसी के द्वारा। और ये अनाउंस रिसेंटली किया गया है। और ये 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे? एक तो जम्मू कश्मीर में और एक हिमाचल प्रदेश, 2 स्टेट्स में ये आएंगे। और इनकी जो कॉस्ट है वह कितनी अनाउंस की गई है? 68,000 करोड़, 68,000 करोड़ इनकी कॉस्ट रखी गई है इन 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। अच्छा, इन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइन की गई ट्रीटी है, जिसका मकसद है कि इंडस से रिलेटेड, इस रिवर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वह एक दूसरे देश को शेयर करते रहेंगे इस वाटर से रिलेटेड। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी, और ये इंडिया इस वाटर को रोक नहीं सकता। और ये कुछ नियम से इस ट्रीटी में साइन किए गए हैं, जिसे 1960 में साइन किया गया था। और इंडस ट्रीटी में रिवर, जो मेन रिवर उसका नाम है इंडस रिवर। और इंडस रिवर के अंतर्गत 5 ट्रिब्यूटरीज आती है, ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब और झेलम। ये 5 रिवर आती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, अगर आपको विजिबल है मैप तो देखिए, ये है झेलम रिवर जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में चली जाती है। और ये चेनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर होती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और ये रावी जो कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब को टच करते हुए ये पाकिस्तान में आ जाती है। और फिर आती है ब्यास रिवर जो हिमाचल प्रदेश से फिर पंजाब से फिर डायरेक्ट कहाँ जाती है? ये जाती है पाकिस्तान में। तो ये है 4 रिवर्स। और 5th रिवर कौन सी बच गई? ये है सतलज, जो चाइना से होते हुए हिमाचल प्रदेश,
ये फिर यहाँ पे आती है पंजाब, और फिर किस में मिल जाती है, ये फिर मिल जाती है इसमें ब्यास रिवर में मिल जाती है। और ये पाँचों के पाँचों ये रिवर्स कहाँ जाके मिलती है, ये मिलती है इंडस रिवर में। और इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, चाइना से ओरिजिन होती हुई जम्मू कश्मीर लद्दाख सभी से होती हुई डायरेक्ट पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर अरेबियन सी में ये समा जाती है। तो ये तो हो गया रिवर्स का एक ओवरव्यू मैप के अंदर। तो आप इतना याद रखिए कि 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जाएंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। किन किन रिवर्स पर, इन 6 रिवर्स पर बनाए जाएंगे, ब्यास, रावी, सतलज, इंडस, चेनाब और झेलम रिवर्स पर बनाए जाएंगे। इतना आप याद रखिए। और एनएचपीसी की बात करें तो एनएचपीसी को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक अवार्ड दिया था जिसका नाम है राजभाषा शील्ड अवार्ड। क्या नाम है, राजभाषा शील्ड अवार्ड। और राजभाषा शील्ड अवार्ड इनके हिंदी भाषा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया है। इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है रुचि सोया इंडस्ट्रीज हैज़ अनाउंस्ड टू एक्वायर पतंजलि या इन शॉर्ट पतंजलि आयुर्वेदिक फूड डिवीजन आयुर्वेद फूड डिवीजन फॉर 690 करोड़। देखिए रांची सोया इंडस्ट्रीज एक एडिबल ऑयल वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल कंपनी रांची सोया इंडस्ट्रीज, इसने पतंजलि की एक सब्सिडरी यानी कह सकते हैं फूड डिवीजन को एक्वायर कर लिया है। कितने रुपए के लिए, 690 करोड़ रुपीज़ के लिए। 690 करोड़ रुपीज़ के लिए। पतंजलि के पास काफ़ी चीज़ें को बिजनेस है, जैसे कपड़े का बिजनेस भी इनके पास, न केवल फूड का है और भी आयुर्वेदिक का काफ़ी है, लेकिन इनका जो फूड डिवीज़न है इसको एक्वायर कर लिया है रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ ने। और रुचि सोया एडिबल इंडस्ट्री में एक टॉप प्रोड्यूसर है, इतना आप याद रखिए। और पतंजलि जो कि एक पीएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, और इस पतंजलि का 94% जो शेयर है वो किसके पास है, आचार्य बालकृष्ण के पास है। ये आप याद रखिए। रिसेंटली एक्वायर की बात करें तो फोन पे ने एक्वायर कर लिया है 2 कंपनीज को, जिसका नाम है, एक का नाम है वेल्थ डेस्क और एक का नाम है ओपन क्यू और वेल्थ डेस्क। 2 कंपनीज को $75 मिलियन के लिए एक्वायर कर लिया है। अगली न्यूज़ है गीतांजलि श्री, और दूसरा उनका कंप्लीट नाम है, जो ओरिजिनल नाम है वह है गीतांजलि पांडे। गीतांजलि पांडे वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या होता है और बुकर प्राइज़ क्या होता है। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किन्हें दिया जाता है, कोई भी नॉवल जो इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई है लेकिन इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है यानी ट्रांसलेट किया गया है, उस बुक को दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और बुकर प्राइज़ उस नॉवल को दिया जाता है जो डायरेक्ट इंग्लिश में लिखी जाती है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा किसी भी पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस में लिखी हुई हो वह नॉवल और उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, उसे दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और बुकर प्राइज़ दिया जाता है जिसे डायरेक्टली इंग्लिश में ही लिखा गया हो। अब रिसेंटली क्या हुआ, गीतांजलि श्री जो कि इंडियन ऑथर है, भारतीय ऑथर है, इसने 2018 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेत समाधि उस बुक का नाम था। और ये तो हो गई दूसरी लैंग्वेज, और इसे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और इंग्लिश बुक का नाम रखा गया टॉम्ब ऑफ सैंड। और जिसे ट्रांसलेट किया गया था उस ट्रांसलेटर का नाम है डेसी रॉकवेल। क्या नाम है? डेसी रॉकवेल ने रेत समाधि बुक को ट्रांसलेट करके किस में लिखा गया, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम रखा गया और इंग्लिश में इसे लिखा गया टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत का मतलब होता है सैंड और समाधि का मतलब होता है टॉम्ब, यानी इसी बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये 2018 में लिखी गई बुक है गीतांजलि श्री के द्वारा। क्या इतना समझ में आया? क्या इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया? क्या गीतांजलि श्री को दिया गया या फिर डेसी रॉकवेल को दिया गया? देखिए ये अवार्ड दोनों को दिया गया है। ये अवार्ड दोनों को दिया जाता है। जो अमाउंट दिया जाता है, जितना भी अमाउंट दिया जाता है वो दोनों में डिवाइड होता है। ऑथर को भी दिया जाता है और ट्रांसलेटर को भी दिया जाता है। इतना आप याद रखिए। और ये मैंने बताई दी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या होता है और इंटरनेशनल और बुकर प्राइज़ क्या होता है। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये दिया जाता है बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। और इतना आप याद रखिए, पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2005 में दिया गया था। 2005 में दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, पहली बार दिया गया था। इतना आप याद रखिए। और जो टॉम्ब ऑफ सैंड है इसे कहाँ ट्रांसलेट किया गया? और इसे ट्रांसलेट और पब्लिश किया गया यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इसे ट्रांसलेट और पब्लिश किया गया। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और उसकी जो कॉन्फ्रेंस और पार्टीज है उसका 28th एडिशन विल बी होस्ट। कौन सा देश होस्ट करेगा? UAE। सिंपल भाषा में बात करते हैं कि यूनाइटेड जो भी
जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल बॉडी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस कमेटी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसका 28th एडिशन यूएई होस्ट करेगा किस ईयर में, 2023 में। 2023 में यूएई से होस्ट करेगा। क्या 2021 में किसने होस्ट किया? 2021 में होस्ट किया था इस ग्लासगो स्कॉटलैंड ने। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था 26 COP 26 कहाँ पे आयोजित हुआ था? ग्लासगो के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और 27 कहाँ आयोजित होगा? जो कि 2022 में इसी साल आयोजित होगा। और ये कहाँ आयोजित होगा? ये होगा इजिप्ट में। इजिप्ट के भी किस शहर में? शर्म एल शेख शहर में। शर्म एल शेख शहर में COP 27 आयोजित होगा और इसे इजिप्ट होस्ट करेगा। और 23 का 28th एडिशन COP 28 कौन सा देश होस्ट करेगा? यूएई से होस्ट करेगा। क्या इतना समझ में आया? और UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और पहली बार COP 01 कह सकते हैं हम, COP 1 कहाँ आयोजित हुई थी? बर्लिन में हुई थी, जो कि जर्मनी का एक शहर है। और 1995 में इसको आयोजित कराया गया था पहली बार। ये भी आप याद रखिए। हेडक्वार्टर कहाँ? मैंने बताया ना हेडक्वार्टर कहाँ पे UNFCCC का? बॉन जर्मनी में है। बॉन जर्मनी में। और बॉन जर्मनी में एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसका नाम है UNCCD का। UNCCD का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, बॉन स्विट्जरलैंड में, बॉन जर्मनी में, सॉरी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है रिसेंटली 4th क्वाड लीडर्स मीटिंग, वेयर इज़ माई पेन। रिसेंटली 4th क्वाड लीडर्स मीटिंग 2022 हेल्ड इन जापान। डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो चौथी मीटिंग है क्वाड लीडर्स की, जिसमें 4 कंट्री जाती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी 4th एडिशन की मीटिंग कहाँ, समिट कहाँ आयोजित हुई? तो डायरेक्ट आंसर होगा जापान में आयोजित हुई। और उसकी 3 कमिटीज़ है वो 2021 से लेकर 2022 के बीच में होस्ट हो चुकी है। विद इन 1 ईयर, 1 साल में 3 समिट्स होस्ट हो चुके हैं। और ये 4th किसने होस्ट किया है? 2022 में जापान ने होस्ट किया है। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि 5th कौन होस्ट करेगा और किस ईयर में? क्या इसी ईयर में? नहीं, इसे होस्ट किया जाएगा 2023 में। और इसे होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा 5th एडिशन, यानी नेक्स्ट समिट ऑफ क्वाड लीडर्स। ठीक है। और 2021 की मैंने आपको बता ही दिया, जो 2021 में पहली बार इसे होस्ट किया गया था। और इस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा कि इस मीटिंग में अनाउंस हुआ क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज। ये पैकेज अनाउंस किया गया। और ये पैकेज क्यों अनाउंस किया गया? ताकि जो ग्रीन शिपिंग है इसको बढ़ावा दिया जा सके। ग्रीन शिपिंग का क्या मतलब? ट्रांसपोर्ट में जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन शिप्स यूज़ होती है वो शिप्स यूज़ की जाए जिससे कम से कम सस्टेनेबल गोल, जो UN के द्वारा जो डिसाइड किए गए ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको फॉलो करते हुए वह ट्रांसपोर्ट किया जाए और क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। इस कारण, इसी पर्पज़ के लिए ये एक कह सकते हैं एक गठन किया गया, एक ग्रुप का गठन किया गया जिसका नाम है क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज। और इस पैकेज में सभी जो क्वाड कंट्रीज है वो कंट्रीब्यूशन करेंगी ताकि ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इतना आप याद रखिए। और भी इन आपसी कंट्रीज़ में MOU साइन हुई, जैसे कि इंडिया ने 2 MOUs और साइन किए थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो मैंने आपको PDFs में मेंशन कर दिए। यहाँ पे बताने की कुछ खास आवश्यकता नहीं थी, वो आपको रटने हैं जो मैंने PDF में मेंशन कर दिए हैं। अगली न्यूज़ है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस्ड अफ्लुएंट बैंकिंग प्रोग्राम, यानी अमीरों का बैंकिंग प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? AU रॉयले। रॉयले से आप समझ सकते हैं रॉयल लोगों के लिए लॉन्च किया गया AU रॉयले है। और ये अफ्लुएंट बैंकिंग प्रोग्राम है, यानी अमीरों का प्रोग्राम है। यानी इसमें जो भी अमीर लोग जितने भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं ना, वो सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करवाई जाएगा? AU अपनी तरफ से ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि आपने फ्लाइट बुक की डोमेस्टिक के लिए, आपने कोई कैब बुक की, या किसी भी प्रकार के छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो आप हमारे कार्ड से पेमेंट कीजिए, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, हम आपको कैशबैक्स देंगे, हम आपको कई ऑफर्स देंगे। और ये वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं इस AU रॉयले को। क्योंकि हम लोग क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हाई इंटरेस्ट रेट है और मंथली इंटरेस्ट पेमेंट करना ही होगा। काफ़ी कुछ कंडीशंस है जो नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। इसे 2 वर्जन में लॉन्च किया गया है। कौन कौन से वर्जन है? AU रॉयले सैलरी और AU रॉयले बिजनेस। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये कार्ड, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। क्या इतना समझ में आया? AU स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है।
अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है टाटा कैपिटल लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लोन अगेंस्ट शेयर्स फैसिलिटी। देखिए लोन्स मिलेगा आपको किसके अगेंस्ट, शेयर के अगेंस्ट। आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर हैं और वो शेयर NSDL के अंतर्गत रजिस्टर है या उनके अंतर्गत आते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के अंतर्गत, और वह किस फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, ना कि पेपर फॉर्म में हो, उन शेयर्स के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा। और कितना लोन, 5 करोड़ तक का लोन। तो क्या आपके पास जितना शेयर है, आपके पास 10,000 रुपये के शेयर है तो क्या 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके शेयर की वैल्यू और आपके पोर्टफोलियो को देकर ये लोन्स दिए जाएंगे। आपके पास 10,000 का है तो उस पोर्टफोलियो को देकर आपके 5-7 हज़ार का लोन दे दिया जाएगा। तो जितना जितना आपके पास शेयर होगा उसके हिसाब से ये लोन दिया जाएगा। और लोन कौन देगा, टाटा कैपिटल लिमिटेड। टाटा कैपिटल लिमिटेड ये लोन देगा, इतना आप याद रखिए। लोन अगेंस्ट शेयर, और इससे दूसरी भाषा में कहे तो लोन अगेंस्ट डीमटेरियलाइज्ड शेयर। डीमटेरियलाइज्ड शेयर का मतलब वह मटेरियल जो डी है यानी डिजिटल है, वह मटेरियल यानी पेपर, डिजिटल पेपर। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है समझने की, डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स का क्या मतलब होता है, डिजिटल शेयर्स। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है सर्वे वेसल लार्ज सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी INS निर्देशक। INS निर्देशक, देखिए INS हर 5 से 7 दिन में एक न्यूज़ आपको देखने को मिल ही जाती है। क्या यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन INS से रिलेटेड पूछा ही जाता है। अभी रिसेंटली RBI ग्रेड B में पूछा गया था, INS का ही क्वेश्चन था, और तो हर एग्जाम में पूछा जाता है INS के बारे में। तो अब इस न्यूज़ में डिस्कस करते हैं INS निर्देशक के बारे में। INS निर्देशक को बनाया किसने? INS निर्देशक को बनाया GRAC ने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। और ये कहाँ की एक कंपनी है? ये कोलकाता की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और इसी ने INS निर्देशक को बनाया है। INS निर्देशक को इसने बनाया है, क्या इससे पहले भी इसका कोई बना हुआ है? यस, इसका एक ये सेकेंड शिप है INS। फर्स्ट है जिसका नाम है INS संधायक। देखिए एक प्रोजेक्ट है सर्वे वेसल लार्ज, और सर्वे वेसल लार्ज में इंडियन नेवी 4 शिप्स बिल्ड करेगी, 4 लार्ज सर्वे वेसल्स बिल्ड करेगी, जिसमें पहली 2021 में 2021 में INS संधायक बिल्ड हो चुकी है, बन चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, और इसे भी GRAC ने ही बनाया था। लेकिन इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? इस फर्स्ट को लॉन्च किया गया था कोलकाता में, लेकिन सेकंड को लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली चेन्नई में। कट्टुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में सेकंड को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और फर्स्ट को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। और बनाया किसने है? बनाया दोनों को एक ही कंपनी ने है, GRAC ने इन्हें बनाया है। आप डायरेक्ट ये याद रख लीजिए कि INS निर्देशक इंडियन नेवी की शिप है, इसे बनाया GRAC ने, लॉन्च इसे कट्टापुल्ली चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। बस ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कैंटोन कूल बिकम द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू मेक द मोस्ट माउंट एवरेस्ट समिट। देखिए मोस्ट माउंट एवरेस्ट समिट का मतलब है ये 16 टाइम 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को पार कर चुके हैं, और ऐसे करने वाले आउटर या इन मीन्स फॉरेन पर्सन बन गए। फॉरेन पर्सन का मतलब है जो हिमालय में जितने भी देश आते हैं, हिमालय को जितने भी कवर करते हैं, वो तो हो गए इंडिजीनियस, और जो बाहर के हो गए इनके अलावा वो हो गए फॉरेन। तो फॉरेन क्लाइंबर में 16 टाइम सबसे ज़्यादा नंबर बार क्लेम करने वाले जो पर्सन है उनका नाम है माउंटेनियर कैंटोन कूल, जो कि एक इंग्लिश माउंटेनियर है, यानी यूनाइटेड किंगडम से ये आते हैं, और ये 16 बार सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को पार करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट है 8,849 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। भारत की सबसे हाईएस्ट हिमालय रेंज में कौन सी चोटी है? उसका नाम है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में ये स्थित है। इतना आप याद रखिए। और एक नेपाल के ही एक व्यक्ति है जो 26 टाइम क्लेम कर चुके हैं, उनका नाम है कामिरिटा शेरपा उनका नाम है, जो कि ये फॉरेनर नहीं है, ये इंडिजीनियस है। यानी इंडिजीनियस का मतलब ये मतलब जो जहाँ भी हिमालय रेंज आती है ये नेपाल के हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है हसन शेख मोहम्मद अगेन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री है, यानी ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है, और इसी के नए प्रेसिडेंट बन गए हसन शेख मोहम्मद। ऐसा नहीं है ये पहली बार बनेंगे, पहले भी बन चुके हैं, इनका ये सेकंड टर्म है हसन शेख मोहम्मद का। जस्ट याद रख लीजिए हसन शेख
मोहम्मद, जो कि सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। सोमालिया की बात करें तो मोगाडिशु इसकी कैपिटल है और सोमाली सिलिंग यहाँ की करेंसी है। सोमाली सिलिंग, मोगाडिशु, ये याद रख लीजिए। तो ये था आज का सेशन 31 ऑफ मई, लास्ट डे ऑफ मई मंथ। मिलते हैं 1 जून 2022 को। तब तक के लिए गुड बाय।